ये समाचार केवल एक घटना का विवरण नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया और वैश्विक राजनीति तक फैले हुए शक्ति संतुलन, युद्ध, कूटनीति, प्रतिबंध, निवेश, सैन्य रणनीति और न्यायिक फैसलों की एक जटिल और आपस में जुड़ी हुई तस्वीर पेश करता है। जहां एक ओर सीरिया के पूर्वी प्रांत देर एज़ोर में पूरी रात अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन और लड़ाकू विमानों के जरिए सटीक हवाई हमले किए, जिनमें इस्लामिक स्टेट यानी IS के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित कम से कम 5 आतंकवादी मारे गए, जिसकी पुष्टि सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने की और जिसके प्रमुख रामी अब्देल रहमान ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये संदिग्ध IS सदस्य प्रांत के पश्चिमी हिस्से में मारे गए, जहां से ड्रोन संचालन किया जा रहा था। और इससे पहले ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ये जानकारी दे चुका था कि सीरिया में 70 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर इसी सीरिया पर बरसों से लागू अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को स्थायी रूप से हटाने के फैसले का दमिश्क ने खुले दिल से स्वागत किया है, ये कहते हुए कि इससे युद्ध से तबाह देश में घरेलू और विदेशी निवेश के द्वार खुलेंगे, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेज होगी और आम सीरियाई नागरिकों पर पड़ा आर्थिक बोझ कम होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 19 दिसंबर को सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया, जो देश को स्थिरता और पुनर्प्राप्ति के एक नए चरण में ले जा सकता है, खासतौर पर तब जब अमेरिकी कांग्रेस ने बुधवार को आधिकारिक रूप से इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के सत्ता से हटने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सीरिया की राजनीति को लेकर बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। इससे पहले सऊदी अरब और तुर्की के अनुरोध पर अमेरिका ने 2 बार प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से निलंबित किया था, लेकिन सीरियाई नेतृत्व का साफ कहना था कि निवेशकों के लिए कानूनी जोखिम खत्म करने के लिए प्रतिबंधों का पूरी तरह हटना जरूरी है। इसी बीच गाजा पट्टी से आई खबरें एक बार फिर मानवता को झकझोर देने वाली हैं, जहां युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए इजरायली रक्षा बलों ने गाजा सिटी के तुफाह इलाके में एक स्कूल में आयोजित शादी समारोह पर बमबारी की, जिसमें एक महिला समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये स्कूल पहले से ही शरणार्थियों का आश्रय केंद्र बना हुआ था और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक इजरायली टैंक इलाके में दाखिल हुआ, उसने आश्रय स्थल पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस कर्मियों को 2 घंटे से ज्यादा समय तक घटनास्थल पर पहुंचने से रोका गया। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में शवों को ले जाया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये वही स्कूल था जहां युद्ध के दौरान विस्थापित फिलिस्तीनी परिवार शरण लिए हुए थे और उसी के दूसरे माले पर शादी का आयोजन किया गया था। लेकिन इजरायली सेना ने इस हमले के कारणों पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि ये याद दिलाना जरूरी है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद IDF ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया था। 2 वर्षों तक चले इस अभियान में 70,000 से अधिक लोग मारे गए, 1,70,000 से ज्यादा घायल हुए और पूरी गाजा पट्टी खंडहर में तब्दील हो गई। इसके बाद 10 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित शांति योजना के तहत युद्ध विराम लागू हुआ था, जो 3 चरणों में बांटा गया था। पहला चरण 6 सप्ताह का था, जिसकी अवधि अब समाप्त होने को है, और ट्रंप प्रशासन लगातार दोनों पक्षों पर दूसरे चरण में प्रवेश करने का दबाव बना रहा है। ऐसे में गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 10 अक्टूबर के बाद से अब तक IDF ने 150 से अधिक बार छोटे बड़े हमले कर युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। उधर वैश्विक सैन्य संतुलन की बात करें तो तुर्की एक बार फिर अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट कार्यक्रम में खुद को शामिल कराने की कोशिशों में जुटा है और इसके लिए वो रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लौटाने तक को तैयार दिख रहा है। याद दिला दें कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में तुर्की को F-35 के संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया गया था, लेकिन $2.5 अरब में रूस से S-400 खरीदने के बाद उसे इस परियोजना से बाहर कर दिया गया और सीरिया में सैन्य अभियानों तथा ग्रीस के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के चलते उस पर कई अमेरिकी प्रतिबंध भी लगाए गए। ब्लूमबर्ग के अनुसार अंकारा अमेरिका और नाटो देशों के साथ रिश्ते सामान्य करना चाहता है। सितंबर में ट्रंप और एर्दोवान की मुलाकात में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और इस बीच तुर्की को कम से कम 40 F-35 विमान बेचने की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। हालांकि तुर्की रूस के साथ भी संपर्क बनाए हुए है और हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति पुतिन से एर्दोवान की मुलाकात हुई, जहां इस मसले पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों पक्षों ने चुप्पी साध रखी है। तुर्की न केवल S-400 लौटाना चाहता है, बल्कि इसके बदले दिए गए पैसे की वापसी भी चाहता है, जिसे वो रूस से तेल और ऊर्जा खरीद के भुगतान के साथ समायोजित करने की योजना बना रहा है। अमेरिका का तर्क है कि S-400 प्रणाली के इस्तेमाल से नाटो के संवेदनशील सैन्य डेटा के रूस तक पहुंचने का खतरा है। इसी वजह से तुर्की को F-35 से बाहर किया गया था। वहीं ईरान के सशस्त्र बलों के कार्यकारी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी ब्रिगेडियर जनरल अली रेजा शेख ने दावा किया है कि हालिया 12 दिनों के इजरायली थोपे गए युद्ध समेत पिछले सैन्य अभियानों से सबक लेते हुए ईरान ने अपनी तकनीकी कमियों और परिचालन कमजोरियों को तेजी से दूर किया है।
उन्होंने सरकारी मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा कि इस संघर्ष के दौरान सर्वोच्च नेता की रणनीतिक भूमिका निर्णायक रही, जिनकी तार्किक और रचनात्मक कमान ने दुश्मन की योजनाओं को विफल कर दिया, और ये नेतृत्व आने वाले वर्षों तक सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययन का विषय बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के तीसरे दिन से ही तकनीकी खामियों को दूर करना प्राथमिकता बन गया, जिससे अस्थायी रूप से शक्ति संतुलन बदला और अब सेना की चारों शाखाओं के समन्वित उपयोग से एक विश्वसनीय प्रतिरोध तंत्र तैयार हो चुका है। उधर अमेरिका के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निवेश संबंधी दावे भी विवादों में हैं, जहां वो जनवरी में सत्ता में लौटने के बाद से 18 से 22 ट्रिलियन डॉलर के निवेश वादों की बात कर रहे हैं, जबकि व्हाइट हाउस की आधिकारिक वेबसाइट करीब 9.6 ट्रिलियन डॉलर के ही वादों की पुष्टि करती है। ट्रंप ने अलग अलग मौकों पर अलग अलग आंकड़े पेश किए। 21 जनवरी को 3 ट्रिलियन, मई तक 10 ट्रिलियन, अक्टूबर में 21 से 22 ट्रिलियन और दिसंबर में फिर 18 ट्रिलियन डॉलर का दावा किया। विश्लेषकों का कहना है कि इन आंकड़ों में भविष्य की खरीद और अस्पष्ट व्यापार समझौते भी शामिल हैं, जो शायद कभी साकार न हों। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अनुसार इनमें से करीब 7 ट्रिलियन डॉलर ही वास्तविक निवेश वादे हैं, बाकी महज इरादे। और अंत में दक्षिण एशिया से एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आई है, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों पर 16.48 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला 2018 से 2022 के दौरान सऊदी अरब से मिले उपहारों के अवैध रखरखाव से जुड़ा है, जिनकी कीमत करीब 38 मिलियन यूरो बताई गई है। राष्ट्रीय राजस्व को 35.28 मिलियन रुपए का नुकसान होने का आरोप है। इससे पहले भी तोशाखाना के एक अन्य मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था, और इस फैसले ने पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। इस तरह आज की ये तमाम खबरें ये दिखाती हैं कि दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर अस्थिरता, संघर्ष, सत्ता परिवर्तन और रणनीतिक पुनर्संयोजन के दौर से गुजर रही है, जहां हर फैसला, हर बम, हर प्रतिबंध और हर अदालत का आदेश आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है।